हेलो एवरीवन, दिस इज रेना। हमारा टॉपिक आज है सेट में ही हम देखेंगे हमारा रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। क्लियर? तो सेट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लियर? काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। क्लियर? तो अभी देखते हैं जो हमारा सेट थ्योरी का सिलेबस था, हमने हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, अच्छे से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कॉम्प्लीमेंट सेट तक। क्लियर? तो अभी इसमें जो इस सिलेबस, ये सिलेबस है हमारा, इसमें हमें दिया नहीं हुआ रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस हमें गिवन नहीं है, बट ये टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये सेट का ही पार्ट होता है। रिलेशन एंड फंक्शन इज पार्ट ऑफ सेट, इसीलिए ये देखेंगे। रिलेशन आज के टॉपिक में हम देखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, उनके क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? ठीक है, आपको सभी को पता है 2D ज्योमेट्री क्या होती है या 2D प्लेन क्या होता है। क्लियर? या 3D प्लेन क्या होता है, और वन जो लाइन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जब ये हमारे पास 2D एक प्लेन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पता है हमारे पास ये y एक्सिस होती है। क्लियर? यहाँ पता है x एक्सिस होती है। क्लियर? तो आप बताओ कि जैसे अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं 3, 2 और ब्रैकेट लगा दूं, तो ये 2D में कहाँ बिलोंग करता है? सबको पता है ये 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलता रहता है। 1, 2, 3, 4। तो 3 ये है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो x एक्सिस से लेते हैं, सेकंड एलिमेंट y एक्सिस। तो 3, 2 मतलब ये यहाँ पे 3 हो गया, x यहाँ पे 2 हो गया, तो इसके जो सामने वाला पोर्शन ये पॉइंट होगा, ये क्या हमारा बन गया? इट्स इज 3, 2। और वो ही सेम अगर मैं लेने को बोल दूं 2, 3, तो वो कहाँ पे होगा? 2, 3 इज x एक्सिस 2, y एक्सिस 3, तो ये यहाँ पे होगा 2, 3। क्लियर? तो जो ये हम लेते हैं 2, 3 और 3, 2 इज सेम थिंग? नहीं, क्योंकि जब ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम बोलते हैं एक एलिमेंट कोमा बी एलिमेंट, और जब ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कि ये ऑर्डर्ड पेयर में है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम 2D में देखते हैं। क्लियर? जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि जैसे x² -3x+2, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सभी को पता है, सॉल्व करनी सभी को आती है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इससे भी रूट्स निकल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे? इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? x² माइनस प्लस माइनस माइनस करते हैं, -2x -1x+2 होता है। क्लियर? क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यही बनता है, तो इसको सोल्व कर लिया, x कॉमन निकाला, x-2, और यहाँ पे b हमने x माइनस कॉमन निकाला तो x-2, तो x-2 कॉमन, फिर है x-1, तो हमारे रूट्स क्या मिले? 1, 2, दो हमारे रूट्स मिले x एक्सिस के जो सेटिस्फाइड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर? तो ये जो दो रूट मिले हमें, तो ये जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या हम अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 2,1 लिख देती हूँ तो भी आप रूट से बोलोगे कि ये 2, एक रूट है, एक 1 रूट है इसका, या 1,2 भी लिख दूं तो रूट से ही बोलेंगे। बट इससे क्या चेंज होगा अगर मैं 2,1 लिख दूं या 1,2 होगा? तो नहीं, हम ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, मतलब इनको आगे पीछे लिखने से कोई इशू नहीं होता। क्लियर? तो अभी देख लेते हैं। और इस चीज में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जब 3,2 लिखा तो ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, और 2,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है तो वो वहां पे बिलोंग कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि 3,2 और ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट में नहीं है, जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक लाइन में हम कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं करते। एक लाइन गिवन है और उस पे एलिमेंट्स होते हैं तो हम नहीं यूज करते, क्योंकि वो वन में देख रहे हैं, लाइन में देख रहे हैं सिर्फ। तो ये जब ब्रैकेट नहीं यूज होती तो ये अनऑर्डर्ड पेयर होता है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। बट जहाँ पे ब्रैकेट आ जाती है इसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 2D में देखते हैं तो 3,2 इज नॉट इक्वल टू 2,3, क्योंकि 2,3 इज डिफरेंट थिंग, 3,2 इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? क्लियर? इसका मतलब है कि जो x कोमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है और y कोमा x एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो वो टू डिफरेंट थिंग है, मतलब वो सेम नहीं है। इसका मतलब अगर आप 1,2 लिखो और 2,1 लिखो तो वो ब्रैकेट में इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया क्या होता है? उसके बाद हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेशंस बनते हैं हमारे, इन्हीं से रिलेशन तैयार होते हैं हमारे। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होती है? ठीक है, एक सेकेंड। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है? एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, हम क्या देख रहे थे? हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे थे कि क्या होती है। ऑर्डर्ड पेयर हम देख चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग, इसकी नोटेशन होती है ए क्रॉस ए बी। इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस टाइप की होती है? जो इस टाइप की दिखे। क्लियर? ये कोई मल्टीप्लाई का वो सिंबल नहीं है अपना, जैसे ये सिंबल होता है मल्टीप्लाई का, या ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड का होता है। तो ये हम डिफरेंट थिंग है। अगर इसका मतलब है डिवाइड तो हम ए को डिवाइड करेंगे बी के साथ, तो ये चीज डिफरेंट। और इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनका अलग मेथड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? एक आपके पास एक सेट है, एक आपके पास बी सेट है। ठीक है, तो ए सेट को बी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो कैसे करेंगे कि ए का कोई एलिमेंट उठाएंगे, अभी ऑर्डर्ड पेयर देखा उसका यूज करेंगे। एक का एलिमेंट उठाया, बी के सभी एलिमेंट के साथ आइसोसिएट कर दो, मतलब 1, ए भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, कोमा
1 कोमा बी भी एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये हो गया ए क्रॉस बी। ए वन यूज कर लिया, ए में से उठाने हैं सभी एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट और टू उठाओ, टू को दोनों के साथ अभी करो आइसोसेट। तो क्या हुआ, 2 कोमा ए मिला हमें और 2 कोमा बी मिला। अभी 3 को भी करो तो क्या मिला, 3 कोमा ए और 3 कोमा बी मिला। तो ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ऐसा नहीं बोलना है इसको कि ए क्रॉस बी, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बोलेंगे कैसे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। कैसे करते हैं, एक एलिमेंट ए को उठाते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ आइसोसेट करते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट के साथ। अब देखो, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बताओ कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा। अभी क्या करेंगे, पहले क्या करते थे कि ए का एलिमेंट उठाया, सबसे पहले जो एलिमेंट लिखा है उसके एलिमेंट उठाते हैं, बी के सभी एलिमेंट के साथ आइसोसेट करते रहते हैं। अब क्या करेंगे कि बी का एलिमेंट उठाएंगे पहले और उसके सभी एलिमेंट के साथ आइसोसेट करेंगे। जैसे कि ए कोमा क्या मिल गया, ए कोमा 1 करेंगे, बी के सभी एलिमेंट के साथ करेंगे, ए कोमा 2 भी, ए कोमा 3 भी, हमें 3 मिल गए। उसके बाद बी का दूसरा एलिमेंट उठाओ और सभी के साथ, तो बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3। ठीक है, तो मुझे बताओ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो आया है और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए आया है, क्या वो इक्वल है, क्या वो इक्वल है, नहीं, क्योंकि उसमें 1 कोमा ए है, इसमें कोई 1 कोमा ए है नहीं, इसमें ए कोमा 1 है, वो इक्वल नहीं होते, हमने ऑर्डर्ड पेयर में देखा। तो ए क्रॉस बी और बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है वो इक्वल नहीं होते इन जनरल। बट आप इसमें एलिमेंट्स देखो इक्वल है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट। ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट। मतलब इसमें भी 6 एलिमेंट हैं, इसमें भी 6 एलिमेंट हैं। क्लियर। तो मतलब क्या हुआ कि कार्टेशियन, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर और उनकी चेंज करने पर ऑर्डर सेम नहीं आता, बट उनके एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करो और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करो तो वो इक्वल कभी नहीं आएंगे, बट उनके एलिमेंट्स इक्वल आते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं, दो सेट का वो पता लग गया। क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। पहले हमने दो चीजें देखी, ऑर्डर्ड पेयर भी देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख लिया। क्यों देखी, क्योंकि अभी यूज होगा हमारा रिलेशन में। ठीक है, अभी देखते हैं रिलेशन होता क्या है। ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू ए सेट बी, ठीक है, इज ए कलेक्शन, मतलब ए सेट से बी दूसरे सेट पे जो रिलेशन बनता है। ठीक है, क्लियर। ऑर्डर्ड पेयर में ए कोमा बी, अभी बताया मैंने ऑर्डर्ड पेयर में, वेयर ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो ए एलिमेंट लेंगे, वो ए में से लेंगे, और दूसरा एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो दूसरे सेट से लेंगे। क्लियर। तो ये पूरा क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं रिलेशन। A relation is formally defined as a subset of the Cartesian product of A cross B. A Cartesian product of B. क्रॉस हमारी नहीं बोलना चाहिए, गलत है ये क्रॉस बोलना। ये इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन समझ में आया क्या होता है, कि रिलेशन क्या होता है, आर से डिनोट करते हैं रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है, हमारे पास ए टू बी जाता है। क्लियर। मतलब जो मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग, ए सेट से बी सेट तक कोई भी मैपिंग जाती है उसको बोलते हैं रिलेशन। क्लियर। एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं चार्ज लगा लूं अपना लैपटॉप।
ओके, हम क्या देख रहे थे? रिलेशंस देख रहे थे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन कुछ नहीं होता, बस दो सेट का जब मैपिंग करते हैं एक सेट से दूसरे सेट पे, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, अभी हम एक अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। क्लियर? जैसे कि एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी, ये बी सेट है, ये ए सेट है। तो रिलेशन क्या होता है? ए सेट से जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, इसमें है A B C D E एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक सेट से जैसे कि 1 A पे जा रहा है, 2 C पे जा रहा है, 3 B पे जा रहा है, 4 E पे जा रहा है। क्लियर? तो अभी देखो, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? जैसे देखो, पेयर कैसे, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला उन्होंने? कार्टेशियन कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कैसे ऑर्डर्ड पेयर? जो एलिमेंट्स ए में है और जो एलिमेंट्स बी में है, उनका ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन इकट्ठी करते हैं। कैसे? पहले देखते हैं, 1 किस पे जा रहा है? ए पे, तो 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 A के साथ ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर देखते हैं 2 किस पे मैप हो रहा है? सी पे, तो 2 C क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। और 3 B, मतलब 3 किस पे जा रहा है? बी पे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। 4 E पे जा रहा है, तो मतलब एक और मैपिंग मिली। और 5 किसी पे नहीं जा रहा, तो बस इतनी ही हमारे पास क्या मिलती है? ऑर्डर्ड पेयर। और इन सब का कलेक्शन कर लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक रिलेशन बन गया। क्लियर? तो रिलेशन क्या हो गया, पता लग गया ना? ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं सभी एलिमेंट्स का जब पूरा सेट बन जाता है 2 3 4 और 5, ए के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इमेज, प्री इमेज। ठीक है, तो ये कलेक्शन है प्री इमेज का। और इन सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट कर देते हैं, मतलब जिन जिन पे मैपिंग है उनको इकट्ठा करना है। ए पे 1 A पे जा रहा है, तो ए, बी सी भी आया है, बी भी आया है, ई भी आया है, तो मतलब डी नहीं मैप हुआ तो डी को नहीं ले सकते। तो इनको बोलते हैं जो हमारे पास इमेज इकट्ठी हुई है। जिन जिन एलिमेंट्स पे मैप हुआ है वो एलिमेंट्स लिखते हैं, उनको बोलते हैं इमेज। क्लियर? तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये चीज है, इनको बोलते हैं डोमेन। ए सेट को बोलते हैं डोमेन, बी सेट को बोलते हैं कोड डोमेन, और जो भी रिलेशन में हमारे पास इमेज आती है उसको बोलते हैं रेंज। तो कोड डोमेन में एलिमेंट्स कौन से हुए? कोडोमेन वो होता है जो सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के सभी एज इट इज, जो सेट बी है ना, सभी एलिमेंट्स लिखो, ए है, बी है, सी है, डी ही ई, मतलब सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के एज इट इज लिख जाते हैं, वो होता है कोडोमेन। और रेंज क्या हुआ? सभी एलिमेंट्स नहीं हुए बी सेट के, वो एलिमेंट्स हुए रेंज जिस पे मैपिंग हो रही है। मतलब डी पे नहीं हो रही तो देखो रेंज में नहीं है, बट कोडोमेन में तो है ना ही। मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है वो हमारा सब सेट है किस चीज का? कोड डोमेन का। क्योंकि देखो कोड डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। रेंज में कितने आए? 4। क्योंकि रेंज तो किसी पर जो जिस जिस पे मैप होगी वो होता है, बट कोड डोमेन तो सारा सेट होता है बी, इसीलिए रेंज हमेशा हमारा कंटेन करेगा कोड डोमेन में। क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स तो वो होंगे ना जिसमें मैपिंग हो रही है। क्या पता 1 पे ही सिर्फ मैप हो, तो सिर्फ रेंज में तो 1 एलिमेंट्स आया, कोड डोमेन में तो सभी आए, तो 1 एलिमेंट तो कोड डोमेन में होगा ही ना। क्लियर?
हाँ, अभी पता लग गया ना डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है हमारा collection of all elements of a set, collection of all element of सेट ए में जो सभी सेट के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं कोडोमेन, डोमेन। और इनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं डोमेन को। रेंज क्या होती है, रेंज हमारी होती है इमेज, जो मैपिंग हमें मिली है, ठीक है, वो होगी रेंज। कोड डोमेन होती क्या है, कोड डोमेन क्या होता है, सभी एलिमेंट सेट बी में। और रेंज कंफ्यूज मत होना, रेंज सभी एलिमेंट नहीं होते हमारे बी सेट के। ये पूरा ए सेट के सभी एलिमेंट्स डोमेन होता है, बी सेट के सभी एलिमेंट्स कोड डोमेन होते हैं। रेंज जिन पे मैपिंग आई है वो रेंज है। और कोड डोमेन क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी में से सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन ही बोलते हैं कोड डोमेन। रेंज पता लग गई क्या होती है, डोमेन पता लग गया, कोड डोमेन पता लग गया। क्लियर। अभी हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। क्लियर। जैसे कि हमें पूछ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसका रिलेशन पूछ ले ए क्रॉस ए टू ए तक। क्लियर। तो इन पे हमें रिलेशन भी पूछ सकते हैं ना, कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे इस सेट पे। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब ए टू बी तक मैपिंग है और बी कोई भी और भी सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो ये दो सेट दिए हुए हैं, इन पे रिलेशन भी तो पूछ सकते हैं, ए टू ए तक बी तक जाने के नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। क्लियर। तो उसके लिए फॉर्मूला है जैसे कि नंबर ऑफ ए। इसमें देखो आप, जो मैंने ये एग्जांपल एक आपको ये एग्जांपल दी, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में एलिमेंट्स हैं 5, बी में एलिमेंट्स कितने हैं 5। तो जो हमारा इसमें ए में एलिमेंट सेट में कितने हैं 5, बी में कितने हैं 5। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी क्या मिलेगी 5 क्रॉस 5। और सेम एज इट इज नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे 2 रेज टू पावर जो मल्टीप्लाई में आया है पी क्रॉस क्यू, 5 क्रॉस 5 25, तो 2 रेज टू पावर 25 हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। मीन जितने नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, 2 रेज टू पावर जितने उनके सेट्स के एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है पी, बी सेट में कितने हैं क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू पावर किया, वो आ गया नंबर ऑफ सबसेट। और नंबर ऑफ रिलेशन भी ऐसे फाइंड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें कि नंबर ओ, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि एक सेट है 1 2 3 है और एक बी सेट है जिसमें 5 और 6 है एलिमेंट। तो आप बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे सेट ए एंड बी में, बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। 2 रेज टू पावर आप क्या करोगे, जितने ए में एलिमेंट है कितने 3, बी में एलिमेंट कितने हैं 2, तो 3 इंटू 2 6, तो 2 रेज टू पावर 6 क्या हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे हमारे सेट ए टू बी में जाने वाले। क्लियर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इजीली कर सकते हो। ओके। अभी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल हमारी। पूछा क्या है, एक्स और वाई है जो W से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र करने पर 25 मिले हमें, ऐसे पेयर उठाने हैं, ठीक है। डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करनी है, क्या होगी देखो। सबसे पहले रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर। हमें पूछा क्या है, डोमेन एंड रेंज,
ठीक है, तो रिलेशन हम पहले फाइंड करेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करने वाले कितने नंबर मिलेंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तभी तो डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे ना। तो ऑर्डर्ड पेयर देखो कितने, क्या एक्स लूं क्या वाई लूं कि 25 मिल जाए, 25 बने। तो आप क्या करो, एक एक्स को एक 5 लो, तो 5 का स्क्वायर 25 तो बन गया, पर प्लस क्या करूं, वाई को क्या लूं कि 25 बन जाए, वाई को 0 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 तो ऑलरेडी बन गया, तो 0 लेंगे तब भी 25 बन गया। एक पेयर ले लो आप, 0 ले लो एक बार एक्स को और वाई को 5 ले लो, तो ये फिर भी 25 बना। एक आप क्या करो, 3 ले लो एक्स को, वाई को 4 ले लो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 क्या हो गया 25। एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 25। इसके अलावा कोई और बताओ जो हम एलिमेंट लें और 25 बने। नहीं, सिर्फ ये ही एलिमेंट्स है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बने, 5,0, 0,5, 3,4 से और 4,3 लेने पर 25 बन रहा है, बाकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर, एक बात ये हुई। तो जो इसमें पूरा सेट में क्या मिलेंगे, यही दो चार ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं हमें, 0,5, 3,4 और 4,3। तो आप बताओ, जब इस पे आप एक सेट एक्स का है, ये वाई के एलिमेंट्स है, दो सेट हैं, और इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स है वो ए सेट में लिखते हैं हम 1, 0, 3 और फर्स्ट एलिमेंट 4 है। सेकंड सेकंड एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं 5, 4, 3। तो 5 और 0 का कॉम्बिनेशन है, 0 का 5 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 4 का है, 4 और 3 का है। तो जब ये पूरा बना है, ये होती है हमारी डोमेन, ये होती है कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज क्या होता है, जो जो मैपिंग हुई है, तो रेंज में क्या आएंगे 0, 5, 4 और 3। तो 4 एलिमेंट आए रेंज में, ये हमारी रेंज मिल गई। और कोडोमेन पूरा ए वाला सेट 5, 0, 3 एंड 4, ये हमारे क्या मिल गई, डोमेन। हमें डोमेन भी फाइंड कर ली, हमने रेंज भी फाइंड कर ली, और कोडोमेन पूछी नहीं हुई, तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं, ए सेट ए एंड phi belongs to a Cartesian product A, its follow phi is a relation on A which is called empty relation। मतलब जिसमें कोई ऐसे खाली हो रिलेशन, एक कोई ए सेट है, एक कोई बी सेट है, उसमें भी कुछ नहीं है, बी सेट में भी कुछ नहीं है, तो रिलेशन भी कुछ नहीं बनेगा, तो मतलब ये क्या हो गया, एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्लियर। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया, कि जब ए सेट में भी बहुत सारे एलिमेंट है और ए सेट में भी बहुत सारे, तो ए में ए जब जाएंगे, सभी मैपिंग होगी, तो पूरा जो बनेगा ए ही रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। क्लियर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिटी रिलेशन हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ए कोमा ए टाइप वाले एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर, जो ए आएगा वो ए में से आएगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। तो आइडेंटिटी रिलेशन की हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये ओनली वर्ड याद रखना, कि जब ए के एलिमेंट्स, ए में एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स है, इसमें एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट्स उठाने, अगर ए सेट में 1, 2, 3, 4 3 एलिमेंट है, तो 1,1 वाला, 2,2 वाला पेयर और 3,3 वाला, A, यही मतलब हुआ ना, 1, A, 2,2 अपने आप इटसेल्फ के साथ ये रिलेट हो, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। इसके अलावा कहते ओनली,
इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे 1 2 आ गया तो वो नहीं होगा आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ ये ए कोमा ए टाइप वाले ही ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए उस सेट में। क्लियर? आगे देखते हैं हम। आगे हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ज्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज होता है। जैसे देखो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या था, ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन में थे। तो ये क्या बोलता है, सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए का इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप पे रिलेट होना चाहिए। बट आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता था कि इट सेल्फ ओनली, मतलब इसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं आते। बट ये बोल रहा है इट सेल्फ ओनली, नहीं बोल रहा कोई भी एलिमेंट्स आ ही जाए, बट ए कोमा ए वाले तो आने ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी आए। रिफ्लेक्सिव। अभी दोनों में कंफ्यूजन क्या होती है उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अभी मुझे बताओ कि एक सेट दिया हुआ है A1, 2, 3, ठीक है। तो ये देखो, ए रिलेशन जो होता है ना, ओन ए सेट ए पे होता है, मतलब ए टू ए रिलेशन जाता है, ये खुद ही पे इट सेल्फ पे रिलेशन जाता है। ओन ए सिर्फ एक सेट होता है, वो उसी अपने सेट पे ही मैप होता है। तो बताओ ये जो रिलेशन है दिया गिवन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस और नो? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चेक करते हैं कि ए कोमा ए वाले टाइप वाले एलिमेंट सभी आने चाहिए ए में से। तो ए में क्या है, 1, 1 होना चाहिए इसमें, यस है। 2, 2 भी होना चाहिए, यस है। 3, 3 भी है, यस है। तो तीन तो हमारे पेयर बन गए और तीन ही एलिमेंट थे इसमें। 1 इटसेल्फ अपने आप पे चले गए और तीन मिल गए। उसके अलावा इटसेल्फ बोला है इन्होंने, इसके अलावा ये आए जाए। हमें तो सिर्फ तीन ही चाहिए थे, तीन सेट के जो अपने आप पे जा रहे हो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या ये आइडेंटिटी हुआ? आइडेंटिटी में बोल रहे थे कि वो अपने आप पे तो जाना ही चाहिए, जैसे 1, 1, 2, 3, 3 तो होने ही चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे 1, 2, 2, 3 ये नहीं आने चाहिए थे। ओनली कहते सिर्फ ओनली इटसेल्फ वाले आने चाहिए थे। तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव में समझ आया? रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि बस ये आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आए मुझे नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आइडेंटिटी कहता है इसके अलावा कोई आने ही नहीं चाहिए। तो क्लियर? ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। ये बताओ ये आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी क्या था कि जो भी सेट में एलिमेंट्स है वो अपने आप में मैपिंग वाले तो ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, जैसे 1, 2, 1 आना चाहिए, ये है। 2, 2, 2 है, 3, 2, 3 है, 3 है, 4, 2, 4 है। तो मतलब सभी तो हैं, इसके अलावा भी कोई है क्या? नहीं, इनके अलावा 1, 2 कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो आइडेंटिटी तो होगा। यही तो चाहता था ये कि सिर्फ ओनली मेरे वाले एलिमेंट्स आने चाहिए जो अपने आप पे जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव भी होगा क्या? यस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोलता है अपने आप पे तो जाना ही चाहिए, उसके अलावा आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। क्लियर? तो सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? जब एक रिलेशन है ऑन ए सेट ए पे इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, क्या होगा तब बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन? जो भी ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वाले ऑर्डर्ड पेयर है, तो बी कोमा ए भी उसी रिलेशन में मिलने चाहिए। मतलब 1, 2 वाला एलिमेंट आर में है अगर रिलेशन में हमारे, तो 2, 1 वाला भी उसी में होना चाहिए आर में, तब बोल देते हैं इट्स सिमेट्रिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4। तो आपको सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि आप देखोगे कि ए कोमा बी अगर उसमें जा रहा है तो बी कोमा ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1, 1 है तो 1, 1 और 1, 1 तो हमारे है ऑलरेडी होता है, तो ये है बी। अपने आप पे जाने वाले तो होते ही हैं। उसके अलावा देखना है 1, 2 पे है, 1,
टू हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या बोलता है ये 2 और 1 भी होना चाहिए। क्या 2 और 1 है? यस है। 2 और 3 है इसमें, तो 3, 2 भी होना चाहिए है। तो इसके अलावा तो कोई नहीं है। हाँ, तो यस, ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई 1, 2 वाला एलिमेंट्स है तो उसका जो पेयर चेंज कर दें, जैसे 2, 1 भी उसका ऑपोजिट होना चाहिए उसी रिलेशन में, तब बोल देते हैं सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। क्लियर? सिमेट्रिक भी हमने कर लिया। उसके बाद हम कर देते हैं सिक्स्थ, हमारा जो रिलेशन है वो होता है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अभी ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ओन ए सेट पे कोई रिलेशन है, सेट टू बी ट्रांजिस्टिव बोलेंगे इफ, कब बोलेंगे? जब एक्स और वाई के में बीच में रिलेशन हो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में है, और वाई और जेड में भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो वो बोल रहे हैं कि एक्स और जेड में भी रिलेशन, उसी रिलेशन में हमारा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देखो, आपके पास सेट क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, एक सेट दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? क्या ये चेक करो, क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिस्टिव की सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। ट्रांजिस्टिव क्या कहता है कि जो वन वन इटसेल्फ वाले तो होते ही होते हैं, ये तो है ही, ठीक है। तो क्योंकि ना ये किस लिए है? क्योंकि 1, 2, 1 जा रहा है, कोई और तो वाई पे तो नहीं जा रहा ना। X2 वाले होते ही हैं, X2 Y देखने हैं, 1, 2, 2 पे जा रहा है, ठीक है। फिर देखना है एंड जो भी y है वो z पे जा रहा है क्या, मतलब 1 to 2 जा रहा है तो 2 को देखेंगे, 2 कहाँ पे है? 2 है क्या? 2 जा रहा है 4 पे। अगर y z पे चला जाए तो x वाला एलिमेंट्स और z वाला एलिमेंट्स भी जाना चाहिए, तो मतलब 1 और 4 वाला पेयर है क्या इसमें? 1, 4 वाला पेयर है या नहीं? 1, 4 वाला भी पेयर होना चाहिए था, क्या इसमें है? ये x है, ये y है, ये y सेम, ये z है, ठीक है। तो x और z भी होना चाहिए, x y है, फिर y और 4 पे जा रहा है तो x z भी जाना चाहिए था। क्या 1 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में? नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिस्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म अभी ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल। ये एग्जांपल क्या बोलता है? इसको क्या चेक करना है? ट्रांजिस्टिव है या नहीं। तो 1, 2 और 3, 1, 1 तो होता ही है, 2, 2 होता ही है। उसके बाद देखो, एक्स वाई पे जा रहा है, 2, 3 पे जा रहा है, 3 y z पे जा रहा है 1 पे, तो 2 और 1 का पेयर भी इसमें होना चाहिए था। जैसे इसमें मान लो आप 2 और 1 है, ये एक बार मान लो 2 और 1 है, ठीक है। तो 2, 3 जा रहा है, 3, 1 जा रहा है, x, y जा रहा है, y, z भी जा रहा है, तो x और z का पेयर जा रहा है क्या? 2, 1 वाला पेयर है क्या इसमें? यस, ये है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा अब? ट्रांजिस्टिव। उसके बाद हमें क्या देखना होता है? 3, 1 वाला जा रहा है, और 1, 1 कहाँ पे जा रहा है? 1 जा रहा है 1 पे, तो 3, 1 वाला पेयर भी तो ऑलरेडी है, तो ट्रांजिस्टिव भी हो गया। क्लियर है? ट्रांजिस्टिव भी देख लिया हमने। ओके, अभी देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा सेवंथ और लास्ट टाइप हमारा रिलेशन की, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं? जब तीनों चीजें हों हमारी।
रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव भी हो, तीनों रिलेशन अगर है हमारे उस रिलेशन में तो बोल देते हैं क्या, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो आप ये एग्जांपल मुझे बताओ, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? क्या क्या चेक करना है? पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो आप, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करते हैं, तीनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके खुद के पेयर खुद के साथ होने चाहिए, मतलब 2,2 3,3 तीनों के पेयर, ये वाला पेयर होना चाहिए 1,1 2,2 3, हाँ इसके अलावा कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इट सेल्फ वाले चेक करने होते हैं। तो ये तो है इसमें, तो यस रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, उसके बाद चेक करो सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता था, एक्स वाई पे जा रहा है तो वाई भी एक्स में जाएगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उसमें। तो मतलब 1 2 पे जा रहा है तो 2 और 1 का पेयर भी होना चाहिए, क्या है 2 और 1 का पेयर इसमें। नहीं, ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 1 का पेयर तो मिला ही नहीं, एक्स और वाई का मिल गया बट सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। क्या ट्रांजिस्टिव है? ट्रांजिस्टिव के लिए क्या चेक करते हैं, 1 2 पे जा रहा है, 2 देखो किस पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो 3 1 3 पे जाना चाहिए, चल ओके है इसमें। फिर देखते हैं 2 3 पे जा रहा है, 3 वाला 2 पे जा रहा है, 2 2 वाला पेयर है, यस है। उसके बाद देखते हैं 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है तो 1 2 है, यस। तो ट्रांजिस्टिव तो है, ये मिल गया हमें ट्रांजिस्टिव। बट क्या नहीं मिला, एक नहीं मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला। तो अगर दो हो और सिर्फ एक वाला नहीं हो तो तब भी हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं मिला हमें, तीनों की तीनों हमारी होनी चाहिए, तब बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्लियर है? हम्म इसी पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं इस पे, ऐसे जैसे इसका ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये गिवन है, ये काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं, जो हमें क्या पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है इस रिलेशन में। तो आप देखो ये बोल रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव ओनली, कि ये जो रिलेशन है सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। सेट क्या दिया हुआ है, सेट देखो सबसे पहले सेट दिए हुए हैं 4 एलिमेंट्स, 2 दिया हुआ है, 4 5 और 6। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करता है, इट सेल्फ अपने आप पे जाने चाहिए, मतलब 2,2 पेयर होना चाहिए, 4,4 वाला, 5,5 वाला, 6,6, ये पेयर तो जरूर होने चाहिए, बाकी हो ना हो। तो अगर ये पेयर 2,2 है, यस, 4,4 है, 6,6 है, यस, 5,5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ओनली बोला है, क्या ओनली रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव नहीं है। देखते हैं, सिमेट्रिक भी चेक करते हैं, क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ये जो अपने आप पे जाते हैं वो तो होता ही है सिमेट्रिक, इनके अलावा चेक करते हैं। 2 6 पे जा रहा है तो 6 और 2 वाला भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसमें क्या है, नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि x और y तो है उसमें, बट y और x वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला, जैसे 2 और 6 तो है बट 6,2 वाला पेयर नहीं मिला इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं ट्रांजिस्टिव है क्या, ट्रांजिस्टिव है या नहीं। ट्रांजिस्टिविटी क्या चेक करते हैं, x कोमा y वाला ऑर्डर्ड पेयर है एंड आपके पास y कोमा z वाला भी है, तो उसके साथ साथ x कोमा z वाला भी होना चाहिए पेयर। देखते हैं 2,6 है, फिर देखते हैं 6 किस पे जा रहा है, 6 ये रहा, 6 पे जा रहा है, तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो है। 5,2 है, तो 2 किस पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो x है, ये y है, फिर y है, फिर z है, तो x y पे जा रहा है, y z पे जा रहा है, तो x z पे भी जाना चाहिए, 5 3 पे भी जाना चाहिए, तो वो है यस, 5,3 भी है। क्लियर? तो ट्रांजिस्टिव तो हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा। तो मतलब एक प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस, सेकंड देखो ओनली तो नहीं है ये,
तो ये नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिस्टिव भी हो रहा है, ओनली नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब तीनों है, नहीं एक नहीं हो पाया, सिमेट्रिक नहीं हो पाया, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव ओनली, यस सिर्फ रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिस्टिव हुआ, तो थर्ड ऑप्शन हो गया अपना, थर्ड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक तो हुआ ही नहीं, तो सिर्फ क्या हुआ हमारा थर्ड ऑप्शन कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिस्टिव भी, ओनली दोनों ही है। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव तो है बट ओनली नहीं है ना, ट्रांजिस्टिव भी है साथ में, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। रिलेशंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। क्लियर? रिलेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप चेक करके इजीली बता सकते हो ना कि वो क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिस्टिव है, क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर? ठीक है, अभी हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस में। देखो जैसे हमें रिलेशंस फाइंड करने होते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए में टू बी में, तो आपको फार्मूला बताया था मैंने, 2 रेज टू पावर सेट ए का जो एलिमेंट है, जितने एलिमेंट्स है, सेट बी में जितने एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट कर दो, तो वो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड हो जाएंगे। क्लियर? ये फार्मूला तो हो गया जो हमने पीछे देख लिया। अभी देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, वो क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने को बोल दे तब क्या करेंगे, तब उसके लिए भी फार्मूला है 2 रेज टू पावर n² - n। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे और वो मिल जाएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतने होते हैं, ये याद रखना आप। ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे 2 रेज टू पावर n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, उससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने मिले हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी मिले और सिमेट्रिक भी मिले, तो वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे 2 रेज टू पावर n² - n डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ सिमेट्रिक चेक करने हैं तो n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2, और अगर दोनों चेक करने हैं तो n² - n/2। ये तो हो गया, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं पता तो आप नहीं होगा ना आपसे। जैसे कि सेट क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, ये सेट दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सेट में, 3 है, 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं, तो n तो मिल गया हमें 3। ठीक है, नंबर पूछा क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और आपको पता है अभी अभी मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला बताया, n² - n, 2 रेज टू पावर n² - n फार्मूला बताया। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कैसे निकालोगे, वो निकालोगे 2 रेज टू पावर n² - n। ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट करोगे, तो n क्या गिवन है आपके पास, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो n3 हुआ, तो 2 पुट करो 3, n को 3 -3, 2 रेज टू पावर 3² 9, 9 में से 3 गए 6, तो 2 रेज टू पावर 6 आपके पास क्या होता है, 64। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी 64। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता लग गए कैसे फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें क्या पूछा है, एक सेट दिया हुआ है 6,4 एंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा है हमें। क्या पूछा है ये ध्यान रखना, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए पे, तो सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको। ये देखो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है तो ये फार्मूला है 2 raised to power n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या है 2 raised to power n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2। और n क्या है बताओ, n क्या होता था, नंबर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो सेट में कितने एलिमेंट्स है 6 और 4 है सिर्फ। तो कितने एलिमेंट्स हुए हमारे पास, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हुए, तो n क्या हुआ 2। बस आप पुट करो, n को पुट करो, 2 की स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करो, फिर 2 की स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3। तो 2 raised to power 3 कितना होता है 8। कितना होता है 2 into 2 into 2 इज 8। ठीक है, तो 8 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड। क्लियर, आपको पता लग गया कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे वो भी कैसे फाइंड करते हैं। सभी रिलेशन मैंने अच्छे से क्वेश्चंस के साथ अच्छे से कराया है, तो रिलेशन टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। आज हमने क्या किया, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा हमारा सेट में, रिलेशन। रिलेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी देख लिए हमारे, इनके बेस पे जो फॉर्मूलाज आते हैं वो भी देख लिए हमने अच्छे से। क्लियर, तो रिलेशन टॉपिक हमारा सेट में हमने अच्छे से कर लिया। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमें 5 या 6 मार्क्स में। क्लियर, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, कुछ फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर रखने हैं, रिलेशंस होते क्या है, उनका प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं। क्लियर, तो पूरा प्रॉपर मैंने रिलेशन एक लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया है, तो आप अच्छे से देखो। और जो भी अगर डाउट हो, कोई भी एग्जाम्पल में या कोई भी आपको रिलेशन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर इसी के रिलेटेड आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर, और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब प्लीज और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फंक्शंस देखेंगे। इसका भी प्रॉपर मैं एक लेक्चर रखूंगी जिसमें फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर, ओके।